हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए NCERT केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 है। इसके पहले क्या आया है? लेक्चर नंबर 9 आया है ना, 9 पढ़ा है आपने। लेक्चर नंबर 9 में किसके विषय में बातें हुई हैं आयनन ऊर्जा के बारे में, कुछ बातों में कि क्षार धातुओं की आयनन ऊर्जा क्या होती है, क्षारीय मृदा धातुओं की आयनन ऊर्जा के विषय में चर्चाएँ वगैरह हुई हैं। और उसके बाद चर्चा हुआ है इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में। इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, इन दोनों में आप डिफरेंस जानते रहिए। इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे दिखाता है? किसी विलग गैसीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन जोड़ने की क्षमता को दिखाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। और जोड़ने के बाद जो उसके एंथैल्पी में परिवर्तन होता है कि एनर्जी निकलती है कि एनर्जी की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए उसमें जो है जोड़ने के बाद एनर्जी जो निकलेगा कि एनर्जी की आवश्यकता होगी, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी। विलग गैसीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन के योग के पश्चात एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी कहलाता है। जिन परमाणुओं का इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान ज़्यादा पॉजिटिव में आता है, बोलेंगे वो जो है उसको बोलेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता कम है। ज़्यादा पॉजिटिव आएगा मतलब उष्मा शोषी होगा और उसका इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या रहेगा? कम रहेगा। और जिनके इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान निगेटिव आता है, उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होती है। यहाँ देखिए एक प्रश्न दिया गया है, हालांकि ऐसे प्रश्न नहीं पूछता है, आपके बुक में पूछेगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन की प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊष्माक्षेपी होती है जबकि द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊष्मा शोषी होती है, क्यों? कोई परमाणु है, सामान्य केस में सामान्यतः जो है किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉन प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता कि जब एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाएगा, प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कह सकते हैं, या ऐसा कहो प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी। प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी जो है वो कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी, सामान्य केस में होती है, ठीक है। और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो वो हमेशा ही ऊष्मा शोषी होती है। ऐसा क्यों? इसका आंसर देखो ध्यान से कि जब प्रथम इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं ना, देखो जैसे प्रथम इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आप किसी उदासीन विलग गैसीय परमाणु में अगर आप प्रथम इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो सामान्य केस में वो वैल्यू क्या आती है? ये जो है ऊष्माक्षेपी होती है। ठीक है, ध्यान दिया कि जब किसी विलग गैसीय परमाणु में प्रथम इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है तो सामान्य केस में डेल्टा एच का वैल्यू माइनस में आता है, निगेटिव में आता है। डेल्टा एच लिख सकते हैं, डेल्टा एच ईजी भी कह सकते हैं, बात एक ही है। डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव में आता है। ये आप कहेंगे नहीं, ये एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया है, ये एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया। जैसे जिनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होती है उनमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो सामान्य केस में डेल्टा एच का वैल्यू किस में आएगा? निगेटिव में ही आता है। ऑक्सीजन की बात कर लो, अगर ऑक्सीजन में प्रथम इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो जो है डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव में आता है। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अब इसमें जोड़ेंगे ना, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ा, ए माइनस बना। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो इसमें जोड़ेंगे ना, इसमें जोड़ेंगे दूसरा नहीं। आपको कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो पहला इलेक्ट्रॉन आप ए में जोड़ेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जोड़ोगे? ए माइनस में। तो जब ए माइनस में इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो यहाँ कौन सा आवेश है पता है? यहाँ पे है समान आवेश। कैसा आवेश है? समान आवेश है। तो जब समान आवेश है ना तो इनके बीच में होता है प्रतिकर्षण। ये इसको जोड़ना नहीं चाहता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन जब जोड़ेंगे ना, ये ए माइनस है और ई माइनस है, दोनों में समान प्रकार का आवेश है, तो ये जो ए माइनस है इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को जोड़ना नहीं चाहता है। अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहेंगे तो उस केस में आपको एनर्जी देना पड़ेगा। यहाँ जो x लिखा है -x मतलब एनर्जी निकल रहा है। डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव में है और x का मतलब कुछ भी वैल्यू मान लो आएगा, बस निगेटिव में आएगा, और डेल्टा एच का वैल्यू आएगा पॉजिटिव में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप, तो यही बताया जा रहा है कि पहला इलेक्ट्रॉन जब जोड़ेंगे तो एनर्जी निकलती है, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो वहाँ ए माइनस में दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो यहाँ समान आवेश होने की वजह से प्रतिकर्षण होता है, जिसकी वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी
या द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कह सकते हैं। द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता या द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कैसा हो जाता है? ऊष्माशोषी अर्थात पॉजिटिव हो जाता है। तो यही आंसर लिखा है कि तत्व ए में प्रथम इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर सामान्यतः ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन। सामान्य नियम है कि ऊर्जा निकलेगी, सामान्य केस में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इसीलिए किसी भी तत्व मतलब मान लीजिए ए की प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी ऊष्माक्षेपी होती है, या बोल सकते हैं अपनी भाषा में क्या, ऋणात्मक होती है। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, इसको आपको याद रखना है, तो द्वितीय इलेक्ट्रॉन ए माइनस में जोड़ा जाता है। द्वितीय इलेक्ट्रॉन ए माइनस में जोड़ने पर ए माइनस और दूसरे इलेक्ट्रॉन, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण हो क्यों रहा है? किसकी वजह से? समान आवेश होने के कारण। आप इस बात को लिख भी सकते हैं या फिर जानते रहो, बस ये दिखना है कि ए माइनस तथा द्वितीय इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण हो जाता है, प्रतिकर्षण उत्पन्न होने लगता है। इसीलिए जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जाएंगे तो उस केस में ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता। इसके और इसके द्वितीय इलेक्ट्रॉन और ए माइनस के बीच में जो है प्रतिकर्षण होता है। इसी वजह से क्या है, ए माइनस में द्वितीय इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर, ऐसा लिख भी सकते हैं आप लोग, इसीलिए जो है ए माइनस में दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर या इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रतिकर्षण हो रहा है भाई, तो फिर एनर्जी दे के जबरी जोड़ना पड़ेगा आपको, बाहर से एनर्जी दे के जोड़ना पड़ेगा। हाँ, इस इक्वेशन का मतलब मैं समझा रहा हूँ, ये क्यों लिखा गया है, ठीक है। ये मतलब ध्यान दें, ये मतलब अभी आप पढ़ेंगे बाद में। ऊष्मागत की एक पार्ट होता है, आपके बुक में एक पार्ट है ऊष्मागत की, उसमें बताया जाता है कैसे होता है कैसे नहीं, बस ये जानते रहो। देखो, ए ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ए माइनस बनाया, फिर ए माइनस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ए माइनस 2 बनाएगा, यहाँ तो इसका वैल्यू है। अब इन जो दोनों इक्वेशन को जोड़े आपने, देखो कैसे पता चलेगा कि ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है। अच्छा, मान लीजिए कोई कह दे कि पहले ही प्रोसेस में इतना ज़्यादा एनर्जी निकल गया, जैसे अगर ऐसा बोल दिया जाए कि पहले प्रोसेस में ज़्यादा एनर्जी निकल गया है और दूसरे प्रोसेस में जो है कम एनर्जी का डिमांड हुआ है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पहले जो है, पहले स्टेप में जो है -160 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा निकल गया है, और जो दूसरा प्रोसेस है वहाँ एनर्जी चाह रहा है, एनर्जी की आवश्यकता है, तो बोल दो +90 किलो प्रति जूल एनर्जी यहाँ खर्च हो रहा है। तो रिजल्ट जब देखेंगे तो एनर्जी निकलेगा, बचेगा ही ना। अगर आप रिजल्ट देख के बताना है आपको, ऐसे नहीं बता देना इसको देखकर इसको देखकर। जब द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी की बात आएगी तो दोनों को जोड़ के बताओ। मान लीजिए निगेटिव में ज़्यादा होता, ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती, एनर्जी की कमी आवश्यकता होती, तो दोनों को जोड़ने पर एनर्जी निगेटिव में आता, वैल्यू किस में आएगा? अर्थात वो ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, मतलब हो जाता अगर ऐसा होता तो। लेकिन यहाँ जान लो कि हमेशा जो है ये जो वैल्यू है, जिसका रिक्वायर्ड एनर्जी जो है, जिस एनर्जी को दिया जा रहा है उसका वैल्यू हमेशा निकलने वाले एनर्जी से क्या रहता है? ज़्यादा। ये कैसे है? डाटा बेस्ड, आप नहीं कह सकते। ये साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंटली मेजर किया है कि जितना एनर्जी यहाँ निकला है, आवश्यक एनर्जी उससे क्या रहा है? ज़्यादा। तो जब जोड़ोगे तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। वैल्यू किस में आएगा? तो यही बताया जा रहा है कि आप इन दोनों को जब जोड़ोगे तो भाई इसका वाई का वैल्यू ज़्यादा है, तो दोनों को जोड़ने पर वैल्यू पॉजिटिव, डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, अर्थात क्या होगा? ऊष्माशोषी। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि वाई हमेशा एक्स के बड़ा है, यहाँ बड़ा है। आप कह नहीं सकते कि बड़ा होगा हर जगह, लेकिन यहाँ केस में बड़ा है। ये कैसे है? डाटा बेस्ड, डाटा को देख के बताया गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो हमेशा उससे क्या रहता है? ज़्यादा। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो यही बताया कि y माइनस एक्स हो जाएगा ना, y माइनस एक्स कर लेंगे आप। तो इन दोनों को जोड़ो, देखो आप एक इलेक्ट्रॉन, फिर a माइनस बना, फिर a माइनस में दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, फिर a-2 बनेगा। बाकी इन दोनों को भी जोड़ना है। आपने ऐसा करो, इसको कैंसिल करा दो। ये ना तीर का निशान है, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाती है, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाता है। तो देखो कैंसिल होने के बाद जानते क्या बचेगा? बचेगा आपका ए, मतलब ये गैसीय अवस्था में रहेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे आप कुल मिला के। तो पहला होगा वो प्रथम इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरा वाला क्या होगा? द्वितीय। लेकिन स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कुल मिला के ए, आप यही तो लिखते हो, जैसे ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन साथ में जोड़ते हो ना, लेकिन वास्तविक घटना साथ में नहीं जुड़ता है। वास्तव में एक जुड़ता है फिर अगला जुड़ता है, एक जुड़ता है फिर अगला, ठीक है। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? a-2, और इन दोनों का वैल्यू रिजल्ट में क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा।
क्यों? क्योंकि y का वैल्यू क्या होता है, मतलब इन दोनों का जब दो इलेक्ट्रॉन सीधा मान लो जोड़ दिया गया, सीधा जुड़ते नहीं है, पहले एक फिर अगला, तो जब दोनों का मतलब द्वितीय वाले की बात कर लेंगे तो वहां डेल्टा एच का वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव। समझ पा रहे कि नहीं? यही क्वेश्चन आपको ना पूछेगा ऑक्सीजन के लिए, आपके बुक में प्रश्न पूछा गया है, ऑक्सीजन की प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता या प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी ऊष्माक्षेपी होती है, यह प्रश्न पूछा गया है। देखो मान लीजिए आपसे पूछा जाए प्रश्न, ऑक्सीजन की प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी ऊष्माक्षेपी होती है, जबकि द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, आप इसको धनात्मक कह सकते हैं, ऊष्माक्षेपी या धनात्मक, जबकि द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी एंथैल्पी, अरे ये ऋणात्मक हुआ, जबकि द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी ऊष्मा शोषी होती है, क्यों? या धनात्मक पूछ सकता है ना कि प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक का मतलब अपने मन में समझ लेना, ऊष्माक्षेपी होती है, जबकि द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी ऊष्मा शोषी अर्थात धनात्मक होती है, क्यों? तो जानते हैं आंसर क्या देंगे, ऐसे इक्वेशन बना लेंगे जैसे बनाया यहाँ पे, कि आप पहले स्टेप में क्या करेंगे, O माइनस में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, मतलब O में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे पहले स्टेप में, तो या O माइनस बनेगा, तो यहाँ डेल्टा एच का वैल्यू लिख लो प्लस एक्स माइनस एक्स, बोलो डेल्टा एच का वैल्यू माइनस एक्स आएगा, ये मतलब एक्सपेरिमेंटली है, माइनस बी कर सकते हो, या माइनस एक्स मैंने क्यों माना है, क्योंकि आप जानते हो जो एनर्जी निकलेगा एक्स मान लेके, मैंने माना एक्स एनर्जी निकला और वो निगेटिव में निकलेगा तो निगेटिव रहबे करेगा, लेकिन जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो किस में जोड़ेंगे, O माइनस में जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे, तो यहाँ समान आवेश है, समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण होगा, तो ये बनेगा O माइनस 2 बन जाएगा, और यहाँ डेल्टा एच का वैल्यू लिख दो ना प्लस वाई रख दो। अब जब दोनों को जोड़ेंगे आप, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, O माइनस, O मिलेगा गैसीय अवस्था में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर O माइनस 2 ये भी गैसीय अवस्था में रहेगा, और डेल्टा एच का वैल्यू क्या आएगा, हाँ y माइनस एक्स, और आप जानते रहो कि y इज ग्रेटर देन x, किस आधार पर, डाटा, हाँ वैल्यूज के आधार पर, डाटा बेस्ड। आपसे कोई पूछेगा तो फंस जाएंगे आप, तो बोलिए ये निकाला गया है वैल्यू, मतलब ये साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है, जो यहाँ जो एनर्जी की आवश्यकता हुई वो निकलने वाली एनर्जी से क्या रही, ज्यादा, ठीक है। हालांकि कितना एनर्जी आपको वो नहीं बताना है ना कि कितना एनर्जी निकला, बस जानते रहो कि यहाँ एनर्जी जो है की आवश्यकता ज्यादा हुई, ठीक है। तो यही इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, पहले छाप के फिर से लिखेंगे ना कि ऑक्सीजन में प्रथम इलेक्ट्रॉन, प्रथम इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में प्रथम इलेक्ट्रॉन O में जोड़ा जाता है, O में जोड़े जाने की वजह से यहाँ क्या निकलता है, ऊर्जा का उत्सर्जन। ऑक्सीजन में प्रथम इलेक्ट्रॉन O में जोड़ा जाता है जिसके कारण ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, अतः ऑक्सीजन की प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। ऑक्सीजन में प्रथम इलेक्ट्रॉन O में जोड़ा जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या निकलती है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और क्या बोलेंगे, इसीलिए ऑक्सीजन की प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। जबकि द्वितीय इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में द्वितीय इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिखो ना, ऑक्सीजन में द्वितीय इलेक्ट्रॉन O माइनस में जोड़ा जाता है, जहां पर जो है O माइनस और इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होता है। अब मत लिखना समान आवेश, जानते रहो बस, O माइनस तथा इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, अतः नहीं प्रतिकर्षण होता है जिसके कारण ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसीलिए ऑक्सीजन की द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्या होती है, ऊष्मा शोषी। फटाफट लिखो, लिखो इसको, उसको छापिए फटाफट।
तो लिखेंगे ऑक्सीजन में प्रथम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन O में जोड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अतः ऑक्सीजन की प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता या लब्ध एंथैल्पी क्या होती है? ऊष्माक्षेपी या ऋणात्मक होती है। अगला बोलेंगे ऑक्सीजन में, जबकि ऑक्सीजन में द्वितीय इलेक्ट्रॉन O- में जोड़ा जाता है, जहां O- तथा द्वितीय इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण के कारण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः ऑक्सीजन की द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी कैसी होती है? ऊष्माशोषी या धनात्मक होती है। देखो ठीक है, ऐसा ही रीजन आपसे सल्फर के लिए पूछ सकता है कि सल्फर की प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी ऋणात्मक होती है, जबकि द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी धनात्मक होती है। क्यों? बना लेंगे इसे ना, बिल्कुल इसी प्रकार से रीजन देना है। ठीक, देखिए ध्यान से, अगला हेडिंग क्या होगा आपका? विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? क्या है इसको जानते दिखाते हैं ऐसे, इसका नाम है जीटा या ईटा। बस जानते रहो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को ऐसे दिखाया जाता है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है क्या? देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है क्या, इसकी परिभाषा है कि किसी सहसंयोजी बंध में साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेने के गुण को
आकर्षित कर लेने के गुण को क्या कहा जाता है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता जो है, लिख लेंगे विद्युत ऋणात्मकता किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या के घटने तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ने के कारण बढ़ती है। और अगला क्या है? ये आवर्त का ट्रेंड था कि आवर्त में क्या होगा, और क्या लिखेंगे? किसी समूह में, ऐसा लिखो, समूह में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या के बढ़ने तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश के कम होने के कारण समूह में ऊपर से नीचे चलने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। अच्छा देखिए ध्यान से, थोड़ा सा आप समझ लीजिए, आराम से लिखिए। देखो विद्युत ऋणात्मकता क्या बताता है? जीटा, जैसे मान लीजिए कोई सहसंयोजी बंध बन जाए, ए और बी दो परमाणु हैं, इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, बॉन्ड बन गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, सहसंयोजी बंध बनेगा। देखो अभी तक जो आपने पढ़ा था आयनन ऊर्जा क्या बताता है कि किसी विलग गैसी कोई अलग अलग परमाणु हो, विलग गैसी परमाणु हो, उसके बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो निकालने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी ऊर्जा की मात्रा आप दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है कि किसी विलग गैसी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बोलते हैं आयनन ऊर्जा। ठीक है, आयनन ऊर्जा भी क्या है? आयनन ऊर्जा भी आप आवर्त में चलेंगे बढ़ेगा। आयनन ऊर्जा भी क्या होता है? आवर्त में लेफ्ट से राइट चलने पर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है भाई? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या कम हो जाती है। तो जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, तो वहाँ से बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा। तो जब ज़्यादा एनर्जी खर्चा करेंगे तो आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा रहेगा। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा बढ़ता है और समूह में चलने पर घटता है। इसके बाद जो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी को,
इलेक्ट्रॉन बंधुता का हो चाहे इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, यह भी अगर आप किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे तो बढ़ेगा, बाएं से दाएं चलने पर देखो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान ज्यादा ऋणात्मक आएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान क्या आता है, ऋणात्मक। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सीधा बोलूं, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो बढ़ता है, और जब किसी समूह में ऊपर से नीचे चलेंगे तो क्या होता है, घटता है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर आप किसी विलयक गैसीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन देते हैं वो कितना इजीली इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, यही दिखाता है किसे, इलेक्ट्रॉन बंधुता को। अगर वो इजीली इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो ज़्यादा एनर्जी निकालेगा। और अगर यही दिखाता है ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता यही दिखाता है कि वो कितना इजीली इलेक्ट्रॉन को जोड़ ले रहा है अपने अंदर, और जब इलेक्ट्रॉन को जोड़ेगा तो एनर्जी को निकाल देगा। कोई कोई ऐसा भी परमाणु होता है जो इलेक्ट्रॉन को जोड़ता नहीं अपने पास और वहाँ एनर्जी निकलती नहीं, वहाँ अगर आप इलेक्ट्रॉन को जोड़ने जाएंगे, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता देखनी होगी तो वहाँ उल्टा केस, आपको एनर्जी दे के फिर जोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है वो ऊष्माक्षेपी भी हो सकता है, ऊष्माशोषी भी हो सकता है। ऊष्माक्षेपी किसके केस में होगा, जैसे हेलोजेंस वगैरह आ जाए, मतलब सभी के लिए ऊष्माक्षेपी होता है। बस इनकी बात करें अगर, हाँ अक्रिय तत्वों की बात करने, उत्कृष्ट गैसों की बात करें तो यहाँ जो है ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना नहीं चाहते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन को देना चाहते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहते हैं। तो जो अक्रिय गैसेज होती हैं इनके आयनन ऊर्जा का मान पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये स्थायी होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को देने वाले नहीं हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी अमाउंट में, मात्रा में एनर्जी देना पड़ेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले नहीं, और जब लेंगे नहीं तो उल्टा आपको एनर्जी दे के फिर हाँ इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, अर्थात डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। तो जब अगर डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगा तो बोलेंगे ऊष्माशोषी है, ऊष्माशोषी होने का मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता कम है। ऊष्माक्षेपी होगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होगा, अगर ऊष्माशोषी होगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगा, कम। तो जो अक्रिय गैसें होती हैं इनके लिए डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव आता है, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है, डाटा एनसीईआरटी में दिया गया, ठीक है। और आप ये जानते रहे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका ज़्यादा था किसका कम, ये सब रटे रहिए आप लोग। इसके बाद इसको समझे आप लोग कि विद्युत ऋणात्मकता क्या दिखाता है। ये दिखाता है कि कई बॉन्ड बन जाए, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बाद ये दिखाता है, शेयरिंग शुरू में कर लेंगे, जैसे शेयरिंग हो गए, मान लो एच के बीच शेयरिंग हो जाए, HCl के बीच शेयरिंग हो जाए, तो देखो वो दिखाता है ना कि शेयरिंग के बाद इस इलेक्ट्रॉन जोड़े को अगर कोई परमाणु, शेयरिंग के बाद अगर इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को कोई परमाणु अपनी तरफ थोड़ा खींच रहा है तो खींचने के गुण को क्या कहा जाता है, विद्युत ऋणात्मकता। किसी सहसंयोजी बंध में साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने का जो गुण है, अगर कोई परमाणु अपनी ओर खींच ले रहा है साझेदारी के बाद, तो उस गुण को कहा जाता है विद्युत ऋणात्मकता। तो देखो इलेक्ट्रॉन के खींचने का जो गुण है वो ही बढ़ेगा। देखो इलेक्ट्रॉन को कब ज्यादा खींचेंगे, या तो साइज छोटा रहेगा तो बहुत, भाई देखो अगर किसी परमाणु का आकार त्रिज्या छोटा, त्रिज्या कम रहेगी तो छोटा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज खींचेगा अपनी ओर। क्यों, क्योंकि छोटा रहेगा तो उसके नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, जिससे अब छोटा साइज है तो नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन रहेगा, खींच लेगा। या ऐसा बोलो कि प्रभावी नाभिकीय आवेश अगर ज्यादा है, अर्थात नाभिक को अट्रैक्शन, नाभिक और बाहरी कोश के बीच का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, परमाणु त्रिज्या कम रहेगी तो भी इलेक्ट्रॉन को बहुत फास्ट खींचेगा अपनी ओर। और अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा रहेगा, अर्थात नाभिक और बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स अगर वो भी ज्यादा है तो भी तो आकर्षित करेगा तेजी से। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को ही क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। बस ये है अगर ये आकर्षित करने वाला गुण जो है विलयक गैसीय परमाणु में होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला जो गुण है, अगर कोई अकेला परमाणु खींच रहा है तो उसको बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन बंधुता है। और अगर सहसंयोजी बंध बनाने के बाद कोई खींच रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, हाँ बस यही समझना है। अगर कोई अकेला परमाणु इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है तो उसको बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन बंधुता है। और अगर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने के बाद कोई परमाणु साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी ओर खींचता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को जो परमाणु अपनी ओर खींचेगा उसे आप बोलेंगे क्या है, ये विद्युत ऋणात्मकता। और बताया जा रहा है कि आवर्त में चलेंगे तो परमाणु त्रिज्या छोटी रहेगी, खींचने का गुण बढ़ेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा रहेगा तो भी बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या छोटी रहेगी तो भी बढ़ेगा, और प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा रहेगा तो भी क्या बढ़ेगा, विद्युत ऋणात्मकता। और समूह में घटता है,
भाई त्रिज्या बड़ा रहेगा, इलेक्ट्रॉन को काहे खींचेगा, वो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, नहीं खींच पाएगा। और ज़्यादा रहेगा, और कह सकते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स, नाभिक और बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स भी कम होता है। समूह में त्रिज्या बड़ी होती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता है। त्रिज्या ज़्यादा होती है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता है। कहाँ? समूह में। जब त्रिज्या बड़ी रहेगी तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं। प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होने का मतलब नाभिक और बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम है, वो नहीं खींचेगा, हाँ घट जाएगी। इसके अलावा थोड़ा सा आपको देखो कुछ याद करने वाले फैक्ट चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखना है। एक होता है, आप जो कि बाद में पढ़ेंगे, एक यहाँ फैक्टर और होता है, एक होता है आवेश। क्या होता है, मैं अलग से बात कर ले रहा हूँ, आवेश की बात करें। अच्छा, आपको पता है कि मैंने आपको सालों कराया था अभी कि जैसे ए हो, A+2, A+1, A+2, A-1, A-2, ये परमाणु है, मान लीजिए ये स्पीशीज है। अगर इनको पूछा जाए कि इनमें से इलेक्ट्रॉन बंधुता क्रम कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता इसका होगा, +2 वाले का। हाँ, इसके बाद 1 का, इसके बाद A का, फिर -1, फिर -2। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे वो दिक्कत आती जाएगी। ये प्रोटॉन बढ़ा, प्लस का मतलब कौन बढ़ा है, प्रोटॉन। प्रोटॉन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, नाभिक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन फास्ट खींचेगा और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज़्यादा रहेगा। और सेम यही ट्रेंड इसका भी होता है कि अगर किसी परमाणु प्लस आ जाए, जैसे मान लो मैं मानता हूँ कि ऑक्सीजन जो है साझेदारी करके, जैसे ना ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, जैसे अगर H जो है H और Cl के बीच साझेदारी हो जाए, क्या हो जाए, देखो ध्यान से, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, तो H और Cl के बीच में अगर साझेदारी हो जाए तो जो Cl होता है, शेयरिंग हो गया, ठीक है, शेयरिंग के बाद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को Cl अपनी ओर खींचता है। Cl क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। तो बोलते हैं कि ये जो है विद्युत ऋणात्मकता गुण यहाँ देखने को मिल रहा है, ये जात विद्युत ऋणी तत्व है। और जो तत्व साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर खींचते हैं, उन तत्वों को कहा जाता है विद्युत ऋणी तत्व। विद्युत ऋणी तत्व। विद्युत ऋणात्मकता देखने को कहाँ मिलती है, शेयरिंग, सहसंयोजी बंध में, सहसंयोजी अणुओं में कह सकते हैं। जहाँ सहसंयोजी बंध पाया जाए वहाँ आपको ये देखने को मिलता है, विद्युत ऋणात्मकता। आप जानते रहो ना, जैसे जब ये देखा गया तो इसमें एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये इलेक्ट्रॉन इसको अपनी ओर खींचता है, तो उसको नाम दिया गया कि ये कौन सा तत्व है, विद्युत ऋणी तत्व। अच्छा ध्यान दिया, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कभी प्लस या माइनस आ जाए, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक प्रकार का जो है विद्युत ऋणी तत्व है। मैं बता दे रहा हूँ क्यों होता है क्यों नहीं, मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। या ऐसा जान लो ना यार कि आपने क्या पढ़ा है कि आवर्त में चलने पर बढ़ता है, तो जब आप आवर्त में चलो, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन वगैरह क्या रहेंगी, इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा रहेगी ना। ऑक्सीजन वगैरह की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या रहेगी, ज़्यादा, ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन की होती है। हाँ, दिक्कत ये जो एक्री गैसेस नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेंगी नहीं, ये स्थायी है यार। ये बोलते हैं ना कि इनको जो है, इनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की जो क्षमता होती है लगभग 0 होती है। कितनी होती है, 0। जो एक्री गैसेस होती हैं, उत्कृष्ट गैसें होती है, हीलियम, नियान, आर्गन, बताइए क्यों इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो बोलते हैं कि इनकी जो है इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता होती है लगभग कितना होता है, 0, लगभग 0, शून्य होता है विद्युत ऋणात्मकता। पहली बात, बॉन्ड ही नहीं बनाता है, और मान लो कोई बॉन्ड बना भी रहा है तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। अभी आप यहाँ देखो, जिससे आपसे कहा जाए, जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है, ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। आपसे पूछा जाए कि मान लो ऑक्सीजन है, O नहीं, O पे 1+ है, O पे -1, इनको पूछा जाए कि बताओ इनमें से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, +1। देखो प्लस आने पर ना प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा, प्लस आएगा तो नाभिक ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा ना। देखो ऑक्सीजन खींचता है, सुनिए, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है, O+ भी खींचेगा, O- भी खींचेगा थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता होती है सबसे ज़्यादा किस में आता है, क्योंकि इसका नाभिक काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। उसके बाद O रहता है और लास्ट में कौन रहता है, O-। इस ऑर्डर का यूज करेंगे आप सेकेंड केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो ये सब काफ़ी यूज में आपके आएंगे। जैसे कोई पूछे कार्बन है, कार्बन प्लस है, पूछे कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाँ कार्बन प्लस वाला, ठीक है।
तो मैं आपको लिखवा दे रहा हूं कि कुछ तत्व और उनकी विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, तो मान लो देखो आवेश होगा, तो आवेश पे भी जैसे अगर आवेश देखो, जो विद्युत ऋणात्मकता होता है आवेश पे डिपेंड करता है कि अगर आवेश में अगर बढ़ेगा मतलब प्लस बढ़ेगा, धनावेश बढ़ेगा, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी किसके साथ में, धनावेश बढ़ने के साथ। बढ़े किसके साथ में, धनावेश बढ़ने के साथ बढ़ेगी। अगर ऋणावेश बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी, कम। भाई इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमताएं कम हो जाएंगी इसकी। मैं ना ध्यान दो, मैं आपको कुछ तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता लिखवा दे रहा हूँ, लेकिन उसको लिखवाने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ प्रश्न करता हूँ, देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं। देखो ध्यान से, अच्छा नहीं लिखा गया है तो अच्छा प्रश्न कर देना, फिर इसको मिटा के ना। मान लीजिए आपसे पूछा जाए, पहला प्रश्न है कि निम्न तत्वों को, ध्यान दीजिए, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि निम्न तत्वों को विद्युत ऋणात्मकता के, निम्न तत्वों को विद्युत ऋणात्मकता के घटते हुए क्रम में लिखें। ये देखो ध्यान से, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, पहला प्रश्न है, बोल दे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो बताइए कौन होगा। हाँ ऐसे मान लो दे दिए सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, बताओ इसमें कौन ज्यादा होगा। सबसे अधिक फ्लोरीन होगा, क्योंकि ये आवर्त है। ध्यान दीजिए, आवर्त में चलेंगे ना तो हाँ, कार्बन का कम, उससे ज्यादा नाइट्रोजन का, उससे ज्यादा ऑक्सीजन का, उससे ज्यादा क्या, फ्लोरीन का। ये होगा विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता हुआ क्रम। अगर इसमें मान लो सिलिकॉन भी दे दे, अरे घटता क्रम बोला है क्या, उल्टा कर देंगे आप। सबसे अधिक फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद क्या है, कार्बन का। ये क्या होगा, हाँ, विद्युत ऋणात्मकता का घटता हुआ क्रम। अगर इनमें पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, सबसे अधिक क्लोरीन का, फास्फोरस का, फिर किसका, सल्फर का। रुको रुको, सल्फर, फिर फास्फोरस, फिर सिलिकॉन। ठीक है भाई, ये आवर्त होगा ना, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सिलिकॉन, यही तो होता है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फिर क्लोरीन। चलोगे इधर तो बढ़ेगा ना, सबसे अधिक कौन होगा, क्लोरीन, उसके बाद आपका सल्फर, फास्फोरस, फिर सिलिकॉन। इसको फटाफट देखो। अच्छा देखिए ध्यान से, एक वैज्ञानिक है पॉलिंग ने क्या किया है, कुछ तत्वों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में बताया है कि कुछ तत्वों की एक्सपेरिमेंट करके विद्युत ऋणात्मकता निकाला है, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया आपके। ठीक है, उन्होंने बताया था, ये लिखा है हाइड्रोजन का 1.2 होता है, और इसके बाद इसका ना आप ट्रिक से रट लो कि 1 याद कर लो इसका, और 0.5 बढ़ाते जाओ। अगर इसका याद रखना हो ना तो 0.5 आप बढ़ाते चलिए, 1, 1.5, फिर 0.5, फिर 2 हो जाएगा, फिर 0.5 बढ़ाएंगे, 2.5, 3 हो जाएगा, 3.5, 4 हो जाएगा। और इसका याद रखना, इसमें 0.3 बढ़ाना है, 0.3 बढ़ाना यहाँ तक। इसके बाद ये रट लो, कुछ देखो कुछ फैक्ट आपको रखना पड़ेगा, जैसे मान लो कि ये रटे रहो कि नाइट्रोजन की और इसकी जो है, नाइट्रोजन की और क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता बराबर होती है। हाँ, और से हाँ, कार्बन को सल्फर का बराबर होता है। बाकी सब ये थोड़ा जानते रहो कि इसका पॉइंट, ध्यान दीजिए आप। लेकिन इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक, मतलब देखो हाँ, कुछ जगह जैसे मान लो इसका बराबर है ना, लेकिन हाइड्रोजन को ज्यादा विद्युत नहीं माना जाता है और मैग्नीशियम को कम माना जाता है। जानते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि ये धातु है, इसका इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन थोड़े खींचेगा, इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, हाइड्रोजन। तो कुछ देखो ये निकाला है इन्होंने, ये निकाल के बताया गया, थोड़ा सा आप तुलना कर लें कि जो है, ध्यान दिया, देखो ध्यान से, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये सब जो है
इनके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू दिया गया है, विद्युत ऋणात्मकता का मान दिया है कि 0.9 है, या 0.3 बढ़ाते चलिए आप। इसके बाद इसका और इसका याद रख लो। आपको सबसे मुख्य बात देखो, आपको सबसे मुख्य बात याद रखना है कि पूरी पीरियाडिक टेबल में जो है सबसे अधिक सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन है? हाँ, सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन है? और दूसरा कौन है? दूसरा ऑक्सीजन है। पूरी आवर्त सारणी में देख लो, सबसे ज्यादा वैल्यू ये फ्लोरीन का है, उसके बाद दूसरे पे क्या? ऑक्सीजन का है। ठीक है, और इसके बाद जो है नाइट्रोजन और क्लोरीन का दोनों बराबर होता है, जिसमें इसको लिखा जाता है। हाँ जान लीजिए आप लोग ये। इसके बाद ये Cl होता है। आप देखो अक्सर यूजेज में आपको यही आएगा, जैसे मान लो यही सब आते रहेंगे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आप प्रयास करो कि वैल्यू ही रट लो आप इसमें थोड़ा प्रॉब्लम रहेंगे कि नाइट्रोजन का और क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता लगभग बराबर है, तो फिर इसको क्यों माना जा रहा है? ठीक है, ये जान लो कि ये ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें जेफ वगैरह थोड़ा सा प्रभावी नाभिकीय आवेश वगैरह भी कार्य करते हैं, बस जानते रहो इसका ज्यादा होता है। हाँ, इसके बाद अपना ये होगा सल्फर कार्बन की बात अभी ना करें। ठीक है, सल्फर एक अधातु है, कार्बन भी अधातु है, लेकिन इसमें जो है अधात्विक लक्षण सल्फर में ज्यादा होता है। ठीक है, तो सल्फर ज्यादा होता है। अभी आप इतने पे ना जाएं, अभी आप इतने डी पॉइंट में ना जाएं, अभी आप फिलहाल ये रटो वैल्यूज, विद्युत ऋणात्मकता का मान रटे रहो, और इससे आप कुछ जानकारी इकट्ठा किए रहे कि भाई सबसे ज्यादा जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन है? फ्लोरीन है। और ठीक है, अब मान लीजिए कह सकते हैं ना, कह सकते कि अगर मान लो मैं बात करूं 3 सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व जानते हैं कौन कौन से होंगे? ऋणी तत्व जानते हैं कौन होगा? आपका होगा FON, फोन। ठीक है, ध्यान दीजिए आप, पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अगर बात करें तो FON होता है, उसके बाद Cl आता है। ठीक है, FON Cl। ठीक है, फिलहाल आपको यहाँ ये इसका यूज आएगा जब आप बॉन्ड पढ़ोगे। देखो अभी यहाँ आपका यूज नहीं मिलेगा, आपको इसका यूज नहीं मिलेगा, तो बस आप यही याद रख लें बस कि सबसे अधिक जो है विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन है? फ्लोरीन है। और 3 की बात करेंगे तो FON होते हैं, फोन। ठीक है, इसके यूज वगैरह देखो, इसका यूज आपको जो मिलेगा ना, अभी आपको समझ में ज्यादा नहीं आएगा, इसके बारे में बेहतर तरीके से जो जानकारियां मिलेंगी वो मिलेंगी अगले पार्ट में, जो कि बॉन्ड है। बॉन्ड में यूज आता है, बॉन्ड में इसका यूज आता है। कैसे आता है कैसे नहीं वो सब समझेंगे जब आप बॉन्ड पढ़ेंगे तो। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा मैं धात्विक और अधात्विक लक्षण। धात्विक और अधात्विक लक्षण। धात्विक लक्षण क्या है? यहाँ तक टफ था, उसके बाद इजी बात है। जैसे मान लीजिए कोई कहे धात्विक लक्षण कहाँ बढ़ता है? धात्विक लक्षण का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन त्यागने गुण कहाँ बढ़ता है? समूह में कि आवर्त में? समूह में। इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण किसी समूह बढ़ता है यार, क्योंकि भाई परमाणु त्रिज्या बड़ी हो जाएगी ना, प्रभावी नाभिकीय आवेश का कम होगा। भाई किसी समूह में चलेंगे आप तो परमाणु त्रिज्या बड़ी हो जाएगी, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होगा, तो धात्विक लक्षण कहाँ बढ़ेगा? समूह में। अधात्विक कहाँ बढ़ेगा? आवर्त में। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता आवर्त में बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? आवर्त में बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण कहाँ बढ़ता है? समूह में बढ़ता है। ये सब पॉइंट्स कुछ खास नहीं लिखवाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, इतना लिख लीजिए फिर मैं लिखवाता हूँ। ध्यान दीजिए आप, अगला हेडिंग क्या है? ये है धात्विक एवं अधात्विक लक्षण। इसके पहले आपने क्या पढ़ा है? इसके पहले पढ़ा है आपने इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में ना, नहीं विद्युत ऋणात्मकता के बारे में, कि आपने जान लिया है कि किसी सहसंयोजी बंध में हाँ साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींच लेने की क्षमता को आप क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। और मैंने बताया भी था कि तत्वों की जो है विद्युत ऋणात्मकता का क्रम क्या होता है? क्या होता है भाई? मैंने सबसे ज्यादा लिखवा था FON कि सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व जो है पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक फ्लोरीन होता है, ऑक्सीजन होता है, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन वगैरह होते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए ध्यान से, यहाँ एक परिभाषा है तो बहुत आसान सा है। धात्विक और अधात्विक लक्षण की बात हो रही है। धात्विक लक्षण क्या है? कि किसी भी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण,
किसी भी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने के गुण को आप क्या बोलते हैं? धात्विक लक्षण कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के गुण को आप क्या बोलते हैं? अधात्विक लक्षण। जो इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण है, अगर आप किसी समूह में ऊपर से नीचे जाएं, इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण जो है समूह में ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ता है, अर्थात धात्विक लक्षण बढ़ता है। और जबकि जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का जो गुण है, जिसको आप क्या बोलते हैं? अधात्विक लक्षण। देखिए ध्यान से क्या लिखा? अधात्विक लक्षण। धात्विक लक्षण के बारे में जानते हैं। धात्विक लक्षण कहाँ बढ़ेगा? आवर्त में बढ़ेगा। धात्विक लक्षण कहाँ बढ़ेगा? समूह में। और अधात्विक लक्षण कहाँ बढ़ेगा? आवर्त में। जानते रहिए आप लोग। यहाँ लिखवाया गया है कि किसी समूह में ऊपर से नीचे चलने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है, अधात्विक लक्षण कम होता है। इसको पढ़ लेंगे आप। और किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर कौन सा बढ़ता है? अधात्विक लक्षण बढ़ता है और धात्विक लक्षण घटता है। ठीक है, तो यहाँ देखो एक मेन पॉइंट आपको लिखाया गया है कि सबसे बढ़िया जो है धात्विक लक्षण होता है वो होता है क्षार धातुओं के पास। क्षार धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता सबसे बढ़िया होती है। और उनसे मुश्किल से इलेक्ट्रॉन क्षारीय मृदा धातु, आपको बताया था मैंने। जैसे मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है? थोड़ा सा आसान होता है। आपने आयनन ऊर्जा से इसकी व्याख्या कर ली है। आयनन ऊर्जा जो आपने पढ़ा था, आयनन विभव पढ़ा है, उसमें आपने जान लिया है कि मैग्नीशियम जो होता है वहां 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 होता है और सोडियम का 3s1 होता है। तो 3s1 से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है और 3s2 से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है? मुश्किल होता है। यही बताया जा रहा है कि जो क्षार धातुएं होती हैं वो उनमें जो है धात्विक लक्षण सबसे बढ़िया होता है। और उनमें भी अगर आप समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो धात्विक लक्षण बढ़ता जाएगा, अर्थात सीजियम जो होगा, सीजियम, उसमें सबसे बेहतर धात्विक लक्षण होता है। और सबसे ज्यादा अधात्विक लक्षण किस में होता है? फ्लोरीन। आवर्त में चलेंगे तो बढ़ता है अधात्विक लक्षण, और सबसे बढ़िया जो होता है फ्लोरीन में होता है। ये थोड़ा जानते रहिए आप। इसके बाद आपने क्या लिखा है? आक्सीकारक और अपचायक क्षमता। आक्सीकारक अपचायक क्षमता की व्याख्या जो है आप इसी डेफिनेशन के आधार पर कर सकते हैं कि किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने के गुण को आप बोलते हैं अपचायक क्षमता। अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो खुद का उसका हो जाता है ऑक्सीकरण, और जिसका होता है ऑक्सीकरण उसे कहते हैं अपचायक। यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उससे उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। और ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? अपचायक, जो इलेक्ट्रॉन त्याग सके। और अगर कोई पदार्थ, यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसका होता है अपचयन। अपचयन, और ऐसे पदार्थों को ऑक्सीकारक कहा जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता अर्थात अपचायक क्षमता, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता का मतलब अपचायक क्षमता जो है वो कहाँ बढ़ती है? आपको पता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता समूह में बढ़ती है। कहाँ बढ़ती है? समूह में। तो अपचायक क्षमता समूह में बढ़ती है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता आवर्त में बढ़ती है, अर्थात क्या बढ़ती है? ऑक्सीकारक क्षमता। ये सब जानते रहो आप लोग, ठीक है। और सबसे बेहतर ऑक्सीकारक क्षमता फ्लोरीन में ही होता है। ये थोड़ा जानते रहो आप लोग, क्वेश्चन वगैरह बनता है कभी कभी, ठीक है। इसको लिखो फटाफट। देखिए ध्यान से, ये पॉइंट को समझे आप लोग। क्या है ऑक्सो अम्लों की प्रकृति? सबसे पहले आप जानिए ऑक्सो अम्ल क्या होते हैं। कि वे सभी अम्ल जिनमें जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं आप? ऑक्सो अम्ल। क्या कहते हैं? ऑक्सो अम्ल। एक हाइड्रा अम्ल भी होता है, जैसे मान लो, ध्यान दें आप, एक होता है हाइड्रा अम्ल, जिसको अपनी भाषा में आप कह देते हैं हाइड्राइड। हाइड्रा अम्ल कह दीजिए या हाइड्राइड भी कह सकते हैं। हाइड्रा अम्ल क्या है? जिनमें केवल हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन ना हो, जैसे HCl, HF, HBr, HCN। इनमें केवल हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है। ये भी तो अम्ल है, HCl, HBr, HF, ये भी अम्ल हैं, लेकिन इनमें केवल हाइड्रोजन है। लेकिन जब किसी अम्ल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों पाए जाएं तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑक्सो अम्ल। और लिखा गया है, आप थोड़ा जानते रहिए कि ऑक्सो अम्लों की अम्लीय प्रकृति आवर्त में बढ़ेगी। आवर्त में जब आप लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं चलेंगे तो अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी और समूह में घटेगी। इसको आप जानते रहो बस। ऑक्सो अम्लों की अम्लीय प्रकृति कहाँ भाई? जब आप आवर्त में चलेंगे तो बढ़ेगी और समूह में घटेगी। जैसा एग्जाम्पल ये आपको दिया गया है, जैसे मान लो ये बोरान है भाई, ऑक्सो अम्ल है। ये सभी ऑक्सो अम्ल के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो यहाँ सभी ऑक्सो अम्ल हैं। अब देखो, ये देखो, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ये आवर्त है। और आवर्त, दूसरा आवर्त कह सकते हैं, दूसरे आवर्त के तत्व हैं।
और आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट चल रहे हो। बोरान के बाद कार्बन, कार्बन के बाद क्या आता है, नाइट्रोजन। तो ये ऑक्सो अम्ल है, इनकी अम्लीय प्रकृति बढ़नी चाहिए। आवर्त में जब चलेंगे तो अम्लीय प्रकृति क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ऐसे यहाँ भी तीसरे आवर्त का है। अभी मैं सेम आवर्त की बात कर रहा हूँ। यहाँ भी देखो दूसरा आवर्त है, यहाँ कौन सा आवर्त है, तीसरा आवर्त। तो जब यहाँ देखिए, यहाँ भी सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, तो यहाँ भी क्या होगा, अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाएगी। यहाँ भी अम्लीय प्रकृति क्या होगा, बढ़ेगा। इसके बाद ये देखो, ये समूह वाली बात है। कार्बनिक के नीचे सिलिकॉन आता है, कार्बनिक के नीचे सिलिकॉन, ये समूह वाली बात है। तो जब आप समूह में चलेंगे तो अम्लीय प्रकृति घटेगी। अम्लीय प्रकृति क्या होगी, घटेगी, अर्थात पहले वाला ज्यादा अम्लीय होगा और बाद वाला कम अम्लीय होगा। तो यहाँ वही हाल है, कार्बन के बाद सिलिकॉन आएगा, आता है, तो कार्बन ज्यादा अम्लीय होगा, H2CO3 ज्यादा अम्लीय होगा और ये वाला कम अम्लीय होगा। ऐसे यहाँ भी देखो, सल्फर के बाद सेलेनियम आता है, तो ये H2SO4 ज्यादा अम्लीय होगा, H2SeO4 कम अम्लीय होगा। ऐसे यहाँ इसको थोड़ा याद रखिएगा आप लोग, HClO4, HBrO4, HiO4, ये समूह में जा रहे हो ना। क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन, ब्रोमीन के नीचे आयोडीन आता है, तो अम्लीय प्रकृति घटती चली जाएगी। ज्यादा अम्लीय होगा, उससे कम अम्लीय, उससे कम अम्लीय। ये आप बस आवर्त वाले तत्वों को याद रखो, समूह वाले। सबसे मेन पॉइंट यहाँ है, मान लो देखो, जैसे अभी तक बोरान, ये बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन आ रहा था, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, आवर्त का निकाल आपने पता कर लिया, या आपने समूह देख लिया कि एक ही समूह के हैं। अगर एक ही समूह के होंगे तो अम्लीय प्रकृति घटेगी, अगर एक ही आवर्त के होंगे तो अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। तत्व अगर होंगे एक ही आवर्त के तत्वों का, अगर ऑक्सो अम्ल रहेगा, एक ही आवर्त के तत्वों के अगर ऑक्सो अम्ल होंगे तो अम्लीय प्रकृति जो है आवर्त में चलने पर, लेफ्ट से राइट चलने पर बढ़ेगी। और अगर एक ही समूह के होंगे तो आप समूह में जब चलेंगे ऊपर से नीचे तो अम्लीय प्रकृति घटेगी। यहाँ सबसे एक मेन पॉइंट है कि अगर एक ही तत्व के, एक ही तत्व हो, जैसे नाइट्रोजन, 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 क्लोरीन, 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 एक ही तत्व हो, उसी के बहुत सारे ऑक्सो अम्ल ज्ञात हो, तो उनमें अम्लीयता की जांच कैसे की जाए। तो बताया गया कि उनमें अम्लीयता की जांच करने के लिए एक ही तत्व के कई ऑक्सी अम्ल ज्ञात होने पर उनकी अम्लीय प्रकृति ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने के साथ बढ़ती है। सामान्य केस में ये रट लो कि ऑक्सीजन की संख्या बढ़ने पर बढ़ेगी। आसान भाषा में रटो कि ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती है अम्लीय प्रकृति ऑक्सो अम्लों की, अगर वो एक ही तत्व के हों तो। जैसे आप देखो, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ दो ऑक्सीजन, यहाँ तीन ऑक्सीजन, यहाँ चार ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ने पर बढ़ेगी। सामान्य केस में नियम लग जाता है कि यहाँ बस दिक्कत में ही आ जाएंगे कि भाई यहाँ भी दो ऑक्सीजन, यहाँ भी दो ऑक्सीजन, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम। अगर आपको ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या में प्रॉब्लम हो जा रही है तो फिर ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो। मैं सबसे बेस्ट तरीका तो ऑक्सीकरण संख्या वाला ही है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ऑक्सीकरण संख्या वाला। लेकिन अपनी भाषा में आप ये भी लिखते हैं, लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर भी अम्लीय प्रकृति क्या होगी, बढ़ेगी। अगर ज्यादा होता रहेगा तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती चली जाएगी ऑक्सो अम्लों की। जैसे यहाँ देखो, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन, यहाँ दो ऑक्सीजन, यहाँ तीन ऑक्सीजन, है कि नहीं। बस आपको थोड़ा इसमें प्रॉब्लम होगा कि भाई यहाँ भी दो ऑक्सीजन, यहाँ भी दो ऑक्सीजन, तो फिर ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो। अगर यहाँ भी देखो, अगर सब में ऑक्सीकरण संख्या निकालना होगा ना, जानते हैं यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है और हाइड्रोजन का +1, तो घटाने पर -1 बचेगा, उस तरफ क्या हो जाएगा, +1। ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका होता है। इसका आप x मानेंगे, इसका -2 होगा, इसका +1 होगा, घटेगा तो -1 आएगा, बराबर 0 लिखा जाता है, तो -1 उस तरफ क्या हो जाएगा, +1। ऐसे जब इसका निकालेंगे तो -4 आएगा और +1, -3 उस तरफ का आ जाएगा, +3। इसका निकालेंगे +5, इसका निकालेंगे +7, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। ऐसा भी जांच कर लो। सबसे बेहतर तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका है ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या देख लो, ये थोड़ा बढ़िया है। बाकी यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम आपको आएगा, बाकी सब ठीक है। तो यहाँ भी निकाल लो, देखो इसका 2x मानेंगे, कितना मानेंगे, हाँ 2x, -4 और +2, तो घटेगा -2, उस तरफ +2 हो जाएगा, 2x बराबर +2, तो x बराबर +1 आएगा, 2x बराबर +2 आ जाएगा। घटाएंगे जब यहाँ तो -2 आएगा, उस तरफ +2 हो जाएगा, घटाएंगे हाँ तो ये +1 आ जाएगा, और यहाँ जब घटाएंगे ना तो +3 आएगा, कितना आएगा, -4 +1 -3, उस तरफ +3, इसका +5। ऐसा इसका निकालेंगे ना, ये -6 और 2 -4, उस तरफ का हो जाएगा +4, या -8 और 2 -6, उस तरफ का हो जाएगा +6।
ऐसा भी याद कर लो, ऑक्सीकरण संख्या निकालना तो बेस्ट है। अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो आसान भाषा में ये रख लो, आसान भाषा जानते रहो कि ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ ऑक्सो अम्लों की अम्लीयता बढ़ती है, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ जानते कितना आएगा, यहाँ +1 आएगा क्योंकि -4 3 घटेगा, -1 उस तरफ +1, इसका -6 ये +3 आएगा और ये +5 आएगा, -8 3 घटेगा, -5 उस तरफ का हो जाएगा। ठीक है, इसको फटाफट लिखो। देखिए ध्यान से, ये है लास्ट पॉइंट है, ऑक्साइडो हाइड्रोक्साइडो और हाइड्राइडों की अम्लीय प्रकृति के बारे में जानना है। तो सबसे पहले आपको ऑक्साइड हाइड्राइड हाइड्रोक्साइड बताया जाएगा कि ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति कब बढ़ती है, हाइड्रोक्साइडों की अम्लीय प्रकृति कब बढ़ती है। इसके बाद सबसे लास्ट में आपको ये बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए ऑक्साइडो और हाइड्रोक्साइडों के बारे में। तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीजन होगा तो ऑक्साइड होगा, OH होगा तो हाइड्रोक्साइड होगा। तो ध्यान दीजिए आप, ऑक्साइडों और हाइड्रोक्साइडों की अम्लीय प्रकृति भी अगर आप किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो बढ़ेगा। ऑक्साइडों और हाइड्रोक्साइडों की जो है अम्लीय प्रकृति कब बढ़ती है, आवर्त में बाएं से दाएं चलने। जैसे आप जो है लिथियम से बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन चलते रहेंगे तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती चली जाएगी। ऐसे यहाँ बात करें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। फास्फोरस का P देखो ध्यान से, इसका P2O5 होता है सामान्य केस में, लेकिन P2O5 P4O10 के रूप में पाया जाता है। P2O5 जो है P4O10 के रूप में पाया जाता है, जानते रहिए आप। ठीक है, तो इसके N2O5 की बात करते हैं और इसके लिए P4O10 की बात करते हैं, जो कि P2O5 के समान ही व्यवहार करता है, वही है। अब ये ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति का बढ़ता हुआ क्रम है, आवर्त में चल रहे हैं आप, ये भी आवर्त ही है। ये हाइड्रोक्साइड, इसका भी आवर्त चल रहे हैं आप, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, हाइड्रोक्साइड को अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है। यहाँ बात करें, यहाँ देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये भी हाइड्रोक्साइड की अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है। ऑक्साइडों और हाइड्रोक्साइडों की अम्लीय प्रकृति आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर बढ़ती है। जबकि देखो, अगर आप किसी समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो अम्लीय प्रकृति, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति घटेगी और क्या बढ़ेगी, क्षारीय प्रकृति। अच्छा मान लीजिए, जैसे यहाँ मैंने बात किया सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम ये कई समूह हैं, ये ऑक्साइड है। तो ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी, लेकिन अगर अम्लीय प्रकृति की बात करेंगे तो यही तीर उल्टा हो जाएगा, ज़्यादा अम्लीय ये रहेगा, सबसे कम अम्लीय कौन रहेगा, ये मैंने क्षारीय का ऑर्डर लिखा है, इसका उल्टा ऑर्डर किसका होगा, अम्लीय का होगा। मैंने क्षारीय प्रकृति का ऑर्डर लिखा है, आप अम्लीय प्रकृति के ऑर्डर के बारे में जानते रहिए। ऐसे ही आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम ये भी एक ही समूह का है, ये भी एक समूह है। तो आपसे पूछ सकता है बोरान ऑक्साइड में और एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कौन ज़्यादा अम्लीय होता है। बोरान ऑक्साइड में और एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कौन ज़्यादा अम्लीय होता है, तो कौन अम्लीय होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो उभयधर्मी होता है, इसमें थोड़े थोड़े क्षारीय गुण भी आ जाते हैं। बोरान ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय होता है। ठीक है, तो मैंने क्षारीयता क्रम लिखा है, ये क्षारीय होगा, इसकी तुलना में क्षारीय होगा, ये अम्लीय होगा। यहाँ भी क्षारीयता क्रम लिखा गया है। ठीक है, अगर यही अम्लीयता की बात करें तो अम्लीयता में उल्टा हो जाएगा, मान लो। ठीक है, अम्लीयता के क्रम में उल्टा चिन्ह हो जाएगा। यहाँ भी क्षारीयता की बात की गई है कि नीचे वाला ज़्यादा क्षारीय होगा, ऊपर वाला कम क्षारीय, मतलब ऊपर वाला ज़्यादा अम्लीय रहेगा। तो आपसे पूछ सकता है CO2 और SiO2 में कौन ज़्यादा अम्लीय होता है, तो CO2। इसके बाद यहाँ लिखा गया है, आप उसको भी जानते रहिए, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम है, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये भी आज क्षारीय प्रकृति बढ़ रही है, अम्लीय प्रकृति घट रही है। यहाँ बात करें हाइड्रोक्साइड के बारे में, तो यहाँ भी वही हाल होगा, ये क्षारीय प्रकृति का बढ़ता हुआ क्रम है और अम्लीय प्रकृति का घटता हुआ क्रम। यहाँ भी बात करें क्षारीय प्रकृति का कौन सा क्रम है, बढ़ता हुआ, यहाँ भी क्षारीय प्रकृति का बढ़ता क्रम। अच्छा मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, जैसे आपसे कोई कह दे कि N2O4 में और N2O5 में, इन दोनों में कौन ज़्यादा अम्लीय होगा, हाँ बस सेज रख लो। हाँ, अगर एक ही तत्व के बहुत सारे ऑक्साइड ज्ञात हों तो वही सेम ऑक्सीकरण संख्या देख लो, ऑक्सीकरण संख्या देख लो, यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या जाते हैं कितना आएगा, 2x - 8,
हाँ, उस तरफ प्लस 4, यहाँ प्लस 4 आएगा और इसका प्लस 5 आएगा, तो ये ज़्यादा अम्लीय हुआ। बस यही जानते रहिए। अब आपसे कोई कह दे कि P4O6 है, P4O10 है, इसमें कौन ज़्यादा अम्लीय होगा? तो हाँ, यहाँ शिखर संख्या निकालेंगे, 4 आएगा, 4x ना, माइनस कितना आएगा? 12 है, उस तरफ प्लस 12 हो जाएगा, कटेगा तो यहाँ प्लस 3 आएगा, क्या आएगा? और यहाँ करेंगे 4x माइनस 20 आएगा, उस तरफ प्लस 20, कटेगा तो कितना आएगा? इसका कटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा? उस तरफ प्लस 12 हो जाएगा, 4 से कटने के बाद प्लस 3 आएगा, ठीक है, और यहाँ 5 आएगा, तो ये ज़्यादा अम्लीय होगा। थोड़ा ये जानते रहिए आप लोग, ठीक है। इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट है, सबसे लास्ट पॉइंट आपका क्या है? हाइड्राइडों की अम्लीय प्रकृति। जानते हैं हाइड्राइडों के विषय में बड़ा फैक्ट बात है कि हाइड्राइडों की अम्लीय प्रकृति, चाहे आप समूह में ऊपर से नीचे जाइए, चाहे आप आवर्त में बाएं से दाएं चलिए, हाइड्राइडों की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। चाहे आप समूह में चलिए, चाहे कहाँ चलिए, आवर्त में, हाइड्राइडों की अम्लीय प्रकृति क्या होती है? बढ़ती है। और हाइड्राइड किसे कहते हैं? ध्यान दें आप। हाँ, हाइड्राइड किसे कहते हैं? यदि किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन जुड़ा रहे तो उसे क्या कहा जाता है? हाँ, किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन के संयुक्त होने पर या जुड़े होने पर उसे क्या कहा जाता है? हाइड्राइड कहा जाता है। उसे हाइड्राइड कहा जाता है। और हाइड्राइडों की जो अम्लीय प्रकृति होती है ना, चाहे आप समूह में ऊपर से नीचे चलिए, हाँ, दोनों ही केस में बढ़ेगा, चाहे आवर्त में चलिए चाहे समूह में। तो लिख लें, हाइड्राइडों की अम्लीय प्रकृति, हाइड्राइडों की अम्लीय प्रकृति किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, दाएं चलने पर, अथवा किसी समूह में ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ती है। नीचे चलने पर क्या होती है? बढ़ती है। तो ध्यान दें, मैं एक लिख रहा हूं केस, आवर्त वाला केस। देखो, जैसे आपसे कोई CH4 है, NH3 है, H2O है, HF है, तो ये आपका आवर्त है कि नहीं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। H तो है, हाइड्राइड है, H को नहीं देखना है, आपको देखना है तत्व किस आवर्त का है। तो ये कई आवर्त के हैं, तो अम्लीय प्रकृति क्या होगी? बढ़ेगी। अम्लीय प्रकृति क्या होगी? बढ़ेगी। या हम एक समूह की जिस बात, ये भी देखो, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है और HCl है। बताइए, यहाँ भी अम्लीय प्रकृति क्या होगी? बढ़ेगी। और सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। लेकिन एक मैं बात कर रहा हूं समूह की, किसकी बात कर रहा हूं? ध्यान दिया, जैसे आपसे कोई कह दे कि बताओ NH3 में और PH3 में कौन ज्यादा अम्लीय होता है? हाँ, कौन ज्यादा अम्लीय होगा? ये थोड़ा जानते रहो, ये इंपॉर्टेंट केस है। जैसे आपसे कोई कह दे कि H2O में और H2S में कौन ज्यादा अम्लीय होता है? H2S होगा। चाहे समूह में चलो चाहे आवर्त में चलिए, दोनों ही केस में क्या बढ़ेगी? अम्लीयता। तो ये इसकी अम्लीयता ज्यादा रहेगी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट जानते रहिए आप।
आपसे कोई कह दे कि HF में, HCl में, HBr में, HI में कौन ज़्यादा अम्लीय होगा? हाँ, इसको भी याद रखिए आप लोग। समझ पा रहे हैं? तो हाइड्राइडों की जो अम्लीयता होती है वो चाहे आवर्त में चलिए चाहे समूह में बढ़े। तो यही तक टॉपिक आपके लिए था, आपके सब्जेक्ट में, या आप कह सकते हैं पार्ट 3 में यही तक का टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, इतना ही पढ़िए आप लोग आज जो है। हाँ, ये आपका पार्ट खत्म हुआ। ठीक है।